नमस्कार दोस्तों, दीपिका इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यह 5वीं क्लास है। 4 क्लासें हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप सभी सारी क्लासें देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? इसका सही जवाब होगा ए सही जवाब होगा। बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के तहत। तो सही जवाब होगा ए। इसमें कुछ और समझते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश द्वारा किया गया था। राष्ट्रीयकरण और उसकी शर्तों को अधिनियमित करने के लिए बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 पारित किया गया था। सही जवाब होगा ए। दोस्तों, नोटबुक में यह सभी नोट करना है जो मैं अलग से फैक्ट बताता हूँ। कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट ही यही क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही जवाब होगा सी, वैश्वीकरण। 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा बी, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो इसका सही जवाब होगा सी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब होगा इसका बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 6 स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही जवाब होगा ए, विधानमंडल। ए, विधानमंडल। ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी, द्विस्तरीय। बी सही होगा, द्विस्तरीय सरकार। यह संविधान भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। द्विस्तरीय, द्वि मतलब द्वि, ऐसा द्विस्तरीय। द्विस्तरीय सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसका सही जवाब होगा ए, 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसका सही जवाब होगा डी, पानी का भाप में रूपांतरण। पानी का भाप में रूपांतरण भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। यह भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक क्रिया नहीं है। और ये जो तीनों दी हैं, कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यह है
ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और ये भौतिक अभिक्रिया है। यह भौतिक है। पानी का भाप में रूपांतरण ये भौतिक अभिक्रिया है। और कोयले का जलना, भोजन का पाचन, कागज का जलना ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? सही जवाब होगा पायरिया मसूड़ों का रोग है। इसके कारण मसूड़ों से खून आने लगता है। अगला प्रश्न है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? सही जवाब होगा ए, पौधों में। यह पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला ऊतक है। यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। सही जवाब होगा ए, पौधों। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? इसका सही जवाब होगा बी, 3 स्तर हैं। सामान्यतः पंचायती राज प्रणाली में 3 स्तरों का प्रावधान है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी प्रयोग किया जाता है? यानी ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी प्रयोग में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा सल्फ्यूरिक एसिड, डी सही होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। दिए गए विकल्पों में डी सही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग कार बैटरी में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न वाष्पशीलता, प्रबल अम्लीय गुण तथा जल के प्रति प्रबल बंधुता वाला अम्ल है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन, अपमार्जक उद्योगों, संचायक बैटरी, नाइट्रो सेलुलोज उत्पादों के उत्पादन आदि में किया जाता है। सही जवाब होगा डी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा सी। श्वेत का मतलब होता है स्वेद, और इस स्वेद का मतलब होता है पसीना। अगला प्रश्न है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? ए, इसका सही जवाब होगा ए, सब कुछ नष्ट हो जाना। सब कुछ नष्ट हो जाना का मतलब होता है खाक में मिलना। अगला यानी कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ आ गया समझ में, सब कुछ नष्ट हो जाना। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। इसमें अनिल का पर्यायवाची बताना है। अनिल का होगा पवन। अनिल का पवन होता है। अनिल का पर्यायवाची पवन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं: वायु होता है, समीर, हवा इत्यादि ये सब हैं। और ये जो अनल है, ये अनल किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। ये अग्नि का है, अग्नि। इस अनिल का पर्यायवाची है पवन, और इस अनल का मतलब होता है अग्नि। यानी अनल और अग्नि, अनल का पर्यायवाची अग्नि और अनिल का पवन। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा?
सही जवाब होगा बी, सत्य प्लस भावना। इसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, साथियों ये इंग्लिश का पैरा दिया हुआ है, इसको आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, फिर इसके आंसर देना है। क्वेश्चन के दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देना है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहला प्रश्न है, एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड, इसका सही जवाब होगा सी, डाउन स्टेयर्स। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, इसका मतलब है, इसका जवाब होगा अस्थमा, बी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम मोर्न, मोर्न का एंटोनिम यानी कि मोर्न का विलोम शब्द बताना है। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द। तो मोर्न का हिंदी होता है शोक करना, मोर्न का मतलब होता है शोक करना, शोक करना, शोक करना, या शोक करना भी होता है, विलाप करना भी होता है। और इसका अब हमें बताना है मोर्न का विलोम शब्द, तो इसमें बताना है ए हो जाएगा। ए हो गया शोक करना, तो जॉय मीन्स हो जाता है, जॉय का मतलब होता है खुशी मनाना, इसका मतलब खुशी मनाना, खुशी मनाना। खुशी मनाना। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, जो हमारी लाइन दी गई है इसको हमें वन वर्ड में रिप्रेजेंट करना है। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, तो इसका वन वर्ड में बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीनियर, डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम, एग्जाइल का सिनोनिम बताना है। एग्जाइल, एग्जाइल का सिनोनिम होगा अपना बेनिसमेंट, यानी कि ये सही होगा, ये विकल्प सही है। एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन, यानी देश निकाला या देश निष्कासन। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, देश निकाला, देश निकाला या निर्वासित करना, इसी का मतलब होता है निर्वासित करना। एग्जाइल का मतलब देश निकाला या इसी का होता है निर्वासित करना। इसका सही जवाब होगा ए, बेनिसमेंट। अगला प्रश्न है, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन एक है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। मतलब जो पुलिस प्राधिकरण है उसने आज यानी सुबह के समय पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है, यानी पुलिस लगा दी है। दूसरा कथन है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। जब सुबह से पुलिस की चौकसी बढ़ा दी है तो उसकी वजह से शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में कमी भी आई है। तो इसका मतलब होगा कि हमारा पहला सही है, ये सही है। कथन एक कारण है, यानी पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ाई,
जिसकी वजह से शहर में जो अपराध होते थे, छोटी मोटी घटनाएं, उनमें काफ़ी कमी आई है, इसलिए इसका प्रभाव पड़ा। तो कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, यानी कारण एक होगा और उसका प्रभाव हमारा दो पर पड़ा, तो दो प्रभाव होगा। अगला प्रश्न है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? इसका सही जवाब होगा ए, केरल राज्य में की गई है। केरल में त्रिशूर जिले में स्थित पीची बजानी वन्यजीव अभयारण्य में द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल मक्खी की नई प्रजाति की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। इसका सही जवाब होगा सी, सूडान। अगला प्रश्न है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? इसका सही जवाब होगा बी, उपभोक्ता जागरूकता। जागृति उपभोक्ता जागरूकता क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है, जिसे जुलाई 2022 में उपभोक्ता मामले में विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। औरंगाबाद का नया नाम बताना है, तो इसका नया नाम है ए, संभाजी नगर। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर रखे जाने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इसका होगा संभाजी नगर, ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ए, UK को। अगला प्रश्न है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग का मतलब होता है, फ्लोटिंग है ये, फ्लोटिंग मतलब तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? सही जवाब होगा केरल। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने केरल के कायमकुलम में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग मीन्स तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब होगा डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? इसका सही जवाब होगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब होगा बी, इसरो। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? दोस्तों, जिन्होंने यह हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी बताना है। इजराइल की होती है जेरूसलेम। जेरूसलेम ये सही है। अगला प्रश्न है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो इसमें डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य बताना है। सही जवाब होगा बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसमें ये बताना है कि किस राज्य में विधान परिषद है। सही जवाब होगा कर्नाटक, बी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब होगा 8 अक्टूबर, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कूर्ग। ये विकल्प सही होगा। कूर्ग यानी कि कोडागू को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, कला मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, यानी यह कौन सी कला है ये बताना है। तो इसमें से सही जवाब होगा अपनी सांझी। जो सांझी कला है मथुरा में स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, सांझी कला। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो ये तो सभी को पता है, तेलंगाना। ये सही होगा। जून 2014 में भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके अलग तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी? इसका भी सभी को पता होगा, महात्मा गांधी। सी सही होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो किन को उत्सर्जित करके अवशोषित करती हैं वायुमंडल में? तो इसका सही जवाब होगा अवरक्त विकिरण, बी सही होगा, अवरक्त विकिरण। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब होगा बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, ओलंपिक नेपाल रिव्यू 2015 से 2019 के पेज अनेक समाचार पत्रों पर दिए गए विवरण के अनुसार मई 2017 से वॉलीबॉल नेपाल का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है। यानी 2017 से वॉलीबॉल नेपाल का
आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका उत्तर विकल्प डी को माना है। यानी वैसे तो इसका सही जवाब नेपाल ही है, क्योंकि 2017 से वॉलीबॉल नेपाल का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल है। 2017 से, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसका जो उत्तर यानी उत्तर माना है वो डी को माना है, जो कि सही नहीं है। अपना नेपाल सही है। अगला प्रश्न है, यह हमारा हिंदी का पैरा दिया हुआ है। इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़िए और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। पहला प्रश्न है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता? इसका सही जवाब आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही जवाब होगा इसका ए, इदा कदा पान सुपारी का सेवन। अगला प्रश्न है, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? इसमें सही जवाब होगा अपना होता है, एक तो शारीरिक अक्षमता होती है, पागलपन और सुसुप्ति आती है, HIV और एड्स होते हैं, मानसिक असंतुलन। यानी इसका सही जवाब होगा डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों के मित्र, यानी सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो सही जवाब होगा अपना ए, राज्य सरकारें अपने राज्य में नशीली वस्तुओं के उत्पादन और प्रयोग को रोकने में समर्थ नहीं हैं और इसी कारण से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? इसका सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा सी मतलब पहले नंबर पे अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना ये होता है, और मानसिक संतुलन खो देना ये भी सही है, और चोरी करने की आदत ये भी सही है। हमारा सही विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों पैरा दिया हुआ हिंदी का, इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए, फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम पहले प्रश्न की ओर सीधे चलते हैं। पहला प्रश्न है, रमेश ने 5,000 के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें सही विकल्प बताना है। तो सही होगा शेयर खरीदना निवेश है, यानी ए विकल्प सही होगा। ए का मतलब चौथे नंबर का। अब अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? इसका सही जवाब होगा ए में अपना ए देखो, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। ये भी गलत हो गया, और अशुद्ध बताना ना, तो ये अशुद्ध है, और तीसरा भी अशुद्ध है, दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है,
क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा होता है। ये भी अशुद्ध है। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। ये भी अशुद्ध है। अपना इस प्रकार से ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है कि निवेश का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो सही होगा डी, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। ये निवेश का उदाहरण नहीं है। बाकी ये सब हैं, चाहे अपन यानी कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लगाओ, ये भी निवेश है। कमोडिटीज़ और शेयर में खरीद बेच करो, ये भी निवेश है। जमीन या सोना खरीदना, ये भी निवेश है। लेकिन सेविंग बैंक खाते में रखा धन ये निवेश में नहीं आता। सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है, जे अधूरा और आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। सोने के गहने खरीदोगे तो ये निवेश होगा, यानी डी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। गंगा नदी के तट पर हुआ था, बी गंडक के तट पर, सी पुनपुन के डी निरंजना के तट पर हुआ था। तो हमें ये बताना है कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा सही विकल्प होगा डी, निरंजना नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषि पत्तन में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। सही जवाब होगा ए, कन्नौज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी कि गुरिल्ला रणनीति थी। तो इसका सही जवाब होगा ए, मराठा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, यानी तकनीक का नाम बताना है। सही जवाब होगा, इसमें एक विकल्प नहीं है तो इसमें है। इसमें आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये किया गया था मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग। डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताओ। तो प्रथम कार्यकर्ता कौन थे पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता? वे थे अपने हसरत मोहानी। डी सही है। वर्ष 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने की थी। सबसे पहले किसने की थी और कब की थी? सन 1981 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी सर्वप्रथम, और किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय।
सन यानी बरस 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो इसका सही जवाब होगा सी, अंग्रेजी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, यानी ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, अंग्रेजी शिक्षा को, कि जिससे अंग्रेजी शिक्षा सभी सीखें। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला प्रश्न है, भारत सरकार, ये तो वही का वही है, इसका तो ए विकल्प सही है। ये मतलब प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और एक कब की गई थी? सन 1939 में की गई थी। सन 1939 ईस्वी में की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी और सन 1939 में की गई थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था, यानी मुख्य कारण क्या था, ये बताना है। इसमें हमारा सही जवाब होगा ए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। सही जवाब ए होगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात, यानी भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है, ये बताना है। इसका सही जवाब होगा, सही जवाब है थार मरुस्थल, ये सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? ये तो थार मरुस्थल, यही सही है। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों, टाइम जोन, काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है पूरे विश्व को? तो इसका सही जवाब होगा सी, 24। कितने क्षेत्रों में, प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? इसका सही जवाब होगा रुग्णता। रुग्णता ए सही है, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसका सही जवाब होगा ये चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, निजी क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसमें 74 का क्या है? ये चौथी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना।
स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें है निजी क्षेत्र स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं, मतलब निजी क्षेत्र है जी। अगला प्रश्न है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी, अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ है? यह दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े किसको कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और यह आज हमारी UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 5वीं क्लास थी और 4 क्लास हमारी पहले हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाल देंगे हम। वहां जाकर आप सभी लोग वहां पर जाकर के हमारी सारी क्लासें देख सकते हैं। और यदि वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।